के एक जहाज को सीज कर लिया गया है बाल्टिक सागर में। जानेंगे आखिरकार क्या हुआ है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ हजारों लोग निकाले गए बांग्लादेश में और असर दिखना शुरू हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के फंड रोकने का। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल के महीनों में बाल्टिक सागर में कई अंडर सी केबल और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे तोड़फोड़ की आशंका बढ़ गई है। ये घटनाएं संभावित रूप से रूस के छाया बेड़े से जुड़ी हुई है, यानी कि जो डार्क फ्लीट है, जो स्पष्ट स्वामित्व के बिना जहाजों का एक समूह है जो अक्सर प्रतिबंधित रूसी तेल प्रोडक्ट को ले जाता है। यूरोपीय संघ और नाटो ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की धमकी और गश्ती को बढ़ाकर जवाब दिया है। पुतिन यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में बाल्टिक सागर कई घटनाओं का दृश्य रहा है, जिसमें प्रमुख ऊर्जा और संचार लाइनों को नुकसान पहुंचाया गया। नवीनतम घटना में 26 जनवरी को लातविया और स्वीडन के बीच एक अंडर सी केबल को संदेह के बीच में काट दिया गया। ये घटना तोड़फोड़ की कार्रवाई थी, जिससे हस्तक्षेप की आशंका बढ़ गई है और मॉस्को के तथाकथित छाया बेड़े पर ध्यान केंद्रित हो गया है। स्वीडिश अधिकारियों ने रूस से चल रहे बल्गेरियाई स्वामित्व वाले जहाज पर चढ़ गए और बाद में जहाज की गतिविधियों की तोड़फोड़ की जांच शुरू की। रीगा और स्टॉकहोम दोनों ने कहा है कि अंडरसी डेटा केबल को नुकसान बाहरी हस्तक्षेप के कारण परिणाम था। ये हाल में हुई अन्य घटनाओं के बाद हुआ है, जिसमें रूसी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों द्वारा समुद्र के नीचे की पाइपलाइनों और केबलों को नुकसान पहुंचाया गया था। दिसंबर में रूस के डार्क फ्लीट से जुड़े एक तेल टैंकर पर फिनलैंड के तट पर एक ढीले लंगर के साथ समुद्र के नीचे के लिंक को नुकसान पहुंचाने का संदेह था। एक महीने पहले एक चीनी जहाज एक अलग घटना में शामिल थी। रूस से यात्रा करने वाले एक अन्य चीनी जहाज ने भी अक्टूबर 2023 में बाल्टिक गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया था, जबकि जांच जारी है। इन घटनाओं ने यूरोपीय सरकारों के बीच चिंता पैदा कर दी है कि मॉस्को हाइब्रिड हमलों के व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में समुद्र के नीचे बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। सिनोप्सिस थिंक टैंक के टैलिन आधारित फेलो फ्रैंक ज्यूरिस ने कहा है कि इस तरह की लगातार 4 घटनाएं होने का संभावना बहुत कम है। ये एक पैटर्न है। हाल की घटना लगभग 3 साल पहले यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद बाल्टिक सागर में बढ़ते तनाव को उजागर करती है। दिसंबर में केबल के क्षतिग्रस्त होने के बाद यूरोपीय संघ ने मॉस्को के खिलाफ नए प्रतिबंधों की धमकी दी और नाटो ने एक नया गश्ती और निगरानी अभियान शुरू किया। इस घटना के लिए रूस के डार्क फ्लीट बेड़े के एक तेल टैंकर को दोषी ठहराया गया, जो बिना किसी स्पष्ट स्वामित्व वाले जहाजों से बना हुआ है, जो प्रतिबंधित रूसी तेल उत्पादों को ले जाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रूस द्वारा पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए छाया बेड़े के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऐसे जहाजों की संख्या टैंकरों से भी आगे बढ़ गई है। यूरोपीय संघ की सरकारों ने इन रूसी जहाजों से जुड़े बढ़ते समुद्री जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है। इससे पहले जनवरी में 1 लाख टन तेल से लदा एक जीर्ण शीर्ण जहाज जर्मनी के उत्तरी तट पर फंस गया था, जिसके बारे में कहा गया कि ये रूस के डार्क फ्लीट का हिस्सा है। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने उस समय मॉस्को को दोषी ठहराया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर प्रतिबंधों को दरकिनार करने और जंग खाए टैंकरों के बेड़े को बेरहमी से तैनात करके यूरोपीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया था। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने कहा है कि नए बाल्टिक मिशन में अधिक गश्ती विमान, युद्धपोत और ड्रोन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गंभीर चिंता का कारण है। उन्होंने कहा नाटो भविष्य की घटनाओं में जहाजों पर चढ़कर यहां तक कि संभावित रूप से उन्हें जब्त करके जवाब देगा। जर्मन अभियोजक अभी भी सितंबर 2022 में रूस और जर्मनी के बीच नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुए विस्फोटों की जांच कर रहे हैं। स्वीडिश अधिकारियों ने कहा है कि वे संभावित तोड़फोड़ की जांच के लिए अपने लातवियाई समकक्षों के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन ऐसी घटनाओं को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल साबित हुआ है। हालांकि घटनाओं के लिए जिम्मेदारी से मॉस्को के इनकार को अब तक यूरोपीय अधिकारियों द्वारा संदेह के साथ देखा गया है। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने नवंबर की क्षति को तोड़फोड़ का कार्य कहा।
और फिनिश राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि दिसंबर की घटना रूस से जुड़ी थी, जांच अभी खुली है। स्वीडिश अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए जहाज के मालिक बुल्गारियाई शिपिंग दिग्गज नेवी बुल्गर के सीईओ अलेक्जेंडर का कहना है कि यह संभव है कि जहाज ने केबल को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन किसी भी जानबूझकर की गई तोड़फोड़ को खारिज करते हुए कहा कि जहाज बेहद खराब मौसम में फंस गया था और अपने लंगर को समुद्र तल पर घसीटता हुआ चला गया। चीनी सरकार ने इसी तरह का स्पष्टीकरण दिया था जब उसने अक्टूबर 2023 की घटना के लगभग एक साल बाद फिनलैंड और इस्टोनिया को सूचित किया, जिसमें एक चीनी जहाज शामिल था जिसने कई सौ समुद्री मील तक अपने लंगर को घसीटने के बाद एक अंडर सी पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया था। अधिकांश विशेषज्ञों का कहना है कि एक जहाज का लंगर छोड़ना, उसे लंबी दूरी तक समुद्र तल पर घसीटना जहाज चालक दल के ध्यान देने योग्य होगा और जहाज को रास्ते से हटा देगा। इतने लंबे समय तक लंगर को घसीटना, किसी का ध्यान नहीं जाना, लंबे समय तक ऐसा होना बहुत कम संभावना है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के नए दौर पर चर्चा शुरू करने की उम्मीद भी शुरू हो गई है। खैर, जहां एक तरफ रूस इन चीजों में फंसा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के प्रतिबंधों का अब असर दिखना शुरू हो गया है। आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी के साथ ही शुरुआत हो गई है, जहां देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले तो चाइना, कनाडा, मैक्सिको के ऊपर बैन लगा रखा है और 25% का टैरिफ अब डोनाल्ड ट्रंप का लग चुका है और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उस प्रतिबंध का असर उन्हें ही देखना पड़ेगा और उन्हें महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाने से खुद के देश में भी महंगाई बढ़ जाती है। पर इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का फैसला कई तरह से प्रभावित कर रहा है बांग्लादेश को भी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटते ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। अमेरिकी सरकार ने बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोक दी है, जिससे वहां कई विकास परियोजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संचालित योजनाएं संकट में आ गई हैं। इसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी दर पर पड़ा है। अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली वित्तीय सहायता अचानक बंद क्यों की गई है, ये एक अहम सवाल है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है कि बांग्लादेश पूरी तरीके से चीन के कूटनीतिक पकड़ में चला जाए। अभी देखने को मिल रहा है अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई जा रही है। अमेरिकी मदद रुकने का असर यहाँ पर बहुत बड़ा हुआ है, युवाओं और सरकारी संस्थानों पर पड़ा है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीज रिसर्च ने अपने 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ये संस्था अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की सहायता से संचालित होती थी, लेकिन फंडिंग रुक जाने से इसे अपने कर्मचारियों को हटाना पड़ा है। बांग्लादेश में करीब 60 से ज्यादा एनजीओ अमेरिकी वित्तीय सहायता पर निर्भर थी। अब उनके सामने वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। लाखों लोगों को नौकरी गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी फंडिंग के अलावा अन्य पश्चिमी देशों की कंपनियां भी बांग्लादेश में अपने निवेश पर पुनर्विचार कर रही है। इससे आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा बड़े संकट में फंस जाएगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अल जजीरा ने एक रिपोर्ट पेश करी है, जिस रिपोर्ट में ये देखने को मिल रहा है कि टॉप पे अगर कोई देश था जिसे अमेरिका की मदद मिल रही थी, तो टॉप पे जो देश था वो था यूक्रेन, जिसको जो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। दूसरा इजराइल, ये प्रभावित होने वाला है। तीसरा यूथोपिया, जॉर्डन, इजिप्ट, अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया, डीआरसी, सीरिया, केन्या, यमन, साउथ सुडान, युगांडा, कोलंबिया, मोजाम्बिक और लेबनान। इसके अलावे लास्ट में आप बांग्लादेश को भी देख सकते हैं। तो बांग्लादेश भी एक ऐसा देश रहा है जिसमें अच्छा खासा पैसा इनका जाता रहा है। अब यहाँ पर बहुत तरह की घटनाएं आप देखेंगे कम होते हुए, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए मुश्किल भी ला सकता है, क्योंकि चाइना को यहाँ मौका मिल जाएगा फिर इन देशों में, इन जगहों में अपना वर्चस्व बढ़ाने में। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।